राज की जय बोलेगा एक ग्रुप, और जो दूसरा ग्रुप है वो रिप्लाई करेगा शीतला माता की जय। ठीक। कैलाश मानसरोवर तो हजारों साल से भारत के अंडर नहीं था, मतलब ये हजारों साल बाद भारत के अंडर आया। अगर उनकी मौत ना होती, अगर वो वीर गति को ना प्राप्त होते, हिस्ट्री वुड हैव बीन डिफरेंट फॉर इंडिया टुडे। कि आपने शेरशाह मूवी में भी काम किया, उसके आप मिलिट्री एडवाइजर थे। व्हाट वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन द सेट्स ऑफ शेरशाह, एंड यू हैव अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप विद कैप्टन बत्रा एज वेल। कैप्टन विक्रम बत्रा को मैं 14-15 दिन उसके साथ मेरे साथ था, लंच किया करते थे, एंड आई लाइक्ड हिम वेरी इंप्रेसिव। आई कुड जज दैट दिस मैन इज समथिंग डिफरेंट। नमस्ते, मैं हूं अर्चित एंड यू हैव ट्यून्ड इनटू द व्हाइट लोटस पॉडकास्ट। मैं और लोकेश्वर पुराने मित्र हैं, घुमक्कड़ हैं और इंडिया की प्राचीन स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। पिछले साल मैं और लोकेश्वर लद्दाख की यात्रा को गए थे। वहाँ हम एक ऐसे मैग्नानिमस फिगर के बारे में पता लगा जो हजारों साल के बाद कैलाश मानसरोवर को दोबारा भारतीय पृष्ठभूमि के अंदर लेके आए। उन्होंने 3.5 महीने में 700 किलोमीटर का वेस्टर्न तिब्बत का इलाका कवर किया। उन्होंने चाइना की किंग डायनेस्टी को हराया। बट बहुत ही एक निराशाजनक बात है कि भारत के लोग ही उनको नहीं जानते। बस इसी स्टोरी से प्रेरणा लेते हुए हमने सोचा कि क्यों ना भारत की छुपी हुई स्टोरीज को आपके बीच में प्रस्तुत किया जाए, और यहीं से प्रेरणा मिली द व्हाइट लोटस पॉडकास्ट। हमारे जो पहले एपिसोड के गेस्ट हैं वो भी बहुत स्पेशल हैं। उनका जनरल जोरावर सिंह से, जिनके ऊपर हम पहला एपिसोड शूट कर रहे हैं, बहुत ही गहरा नाता है। जैसे जैसे आप ये पॉडकास्ट देखना शुरू करेंगे, आपको उनके बारे में कई ऐसी जानकारियाँ पता लगेगी जो आपने किसी किताब में नहीं पढ़ी होगी। आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगेगा। हमें उम्मीद है कि इस जर्नी में आप हमारा सहयोग देते रहेंगे। द व्हाइट लोटस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। नमस्ते। द व्हाइट लोटस पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट अर्चित और मेरे साथ है लोकेश्वर। आज हमारे साथ एक ऐसे आर्मी वेटरन मौजूद हैं जो उसी रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं जिस रेजिमेंट से जनरल जोरावर सिंह बिलोंग करते थे। वो नक्सल ऑपरेशंस में रहे हैं, वो एनएसजी कमांडो रहे हैं, 3rd जनरेशन आर्मी मैन हैं, और ऐसी अनगिनत कठिन परीक्षाओं से वो सफल हुए हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आज हमारे साथ है शेरशाह मूवी के मिलिट्री एडवाइज़र कर्नल भूपेंद्र शाही। कर्नल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। चयन, धन्यवाद। तो सर, पहले मैं ये जानना चाहूँगा, इन्हें नेपोलियन ऑफ द ईस्ट या नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है बेसिकली, तो नेपोलियन से ही कंपेरिजन्स क्यों? मतलब और भी काफ़ी मिलिट्री कमांडर्स हुए हैं, नेपोलियन के समकालीन काफ़ी अच्छे मिलिट्री कमांडर्स थे, नेल्सन वगैरह, लेकिन स्पेसिफिकली उसी फ्रेंच जनरल से ही इनकी तुलना क्यों की जाती है? इसके पीछे कोई विशेष कारण? जैसे नेपोलियन था, वो एल्प्स में गया, हाई एल्टीट्यूड में वॉरफेयर किया। सिमिलरली जो आजकल का वॉरफेयर है, जो इंडियन आर्मी अभी लद्दाख में डिप्लॉयड है, या हम लोग देख लें अरुणाचल में वलोंग में डिप्लॉयड है, इसकी हम प्रेरणा ले सकते हैं जनरल जोरावर सिंह से। जनरल जोरावर सिंह किश्तवाड़ से निकले थे, हमीरपुर से निकलते हुए वजीर बने। उसके बाद इन्होंने एक प्रपोजल डाला था जनरल गुलाब सिंह को कि हम लद्दाख की तरफ जाएंगे एंड इस इलाके में हमारा आगे बल्तिस्तान और तिब्बत के इलाके में जाने की क्षमता रख सकते हैं हमारी फौजें। और इसी तरह इन्होंने अपनी जो ट्रेनिंग करी, इन्होंने हाई एल्टीट्यूड में ट्रेनिंग करी, इन्होंने डोडा किश्तवाड़ इलाके में अपने जवानों को ट्रेन किया। एंड इनमें इतना हौसला था, इनमें इतना कॉन्फिडेंस था नेपोलियन को करते हुए कि ये अपने ट्रूप्स इस इलाके में ले गए जहाँ किसी ने सोचा नहीं था। 9000 फीट के ऊपर हाई एल्टीट्यूड इलाका माना जाता है। वहाँ आपकी ऑक्सीजन की कमी होती है, वहाँ वेजिटेशन नहीं होता है, वहाँ चलने में परेशानी होती है, और वहाँ पर आपको लोकल रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं अवेलेबल होते हैं। सो ये इस तरह का लीडर था जिसने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, जिसने अपनी ट्रेनिंग, जिसने अपनी चेन ऑफ कम्युनिकेशन इस तरह बना के रखी कि वो उस इलाके में जाकर भी, जब हम आगे चलेंगे मैं बताऊंगा कि किस तरह इन्होंने लद्दाख, बल्तिस्तान और तिब्बत कैप्चर किया। तो इनकी जो टैक्टिक्स थी हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की, उसको उसको नज़र में रखते हुए इनको नेपोलियन के साथ कंपेयर किया जाता है। प्लस इन्होंने लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया। लोकल जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, या उस इलाके के जो, जैसे हम जंस्कार पोनीज बोलते हैं, जो छोटे तरह के घोड़े होते हैं, उसका इस्तेमाल किया। और इतनी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को मेंटेन करके रखना एक बहुत ही अव्वल दर्जे की बात है। आजकल के ज़माने में भी बहुत मुश्किल से आप चेन ऑफ कमांड को मेंटेन करते हैं। मौसम ख़राब हो जाता है तो आपके हवाई जहाज़ नहीं आते हैं, आपकी गाड़ियाँ रुक जाती हैं, लेकिन जनरल जोरावर सिंह ने उसको तैयार रखा और वहाँ पर कम से कम
8 से 10 साल की कैंपेन जारी रखी। बेसिकली ही वाज अ विजनरी लाइक नेपोलियन। ही वॉज अ विजनरी। उन्होंने ऑलरेडी ही इस इलाके के बारे में इतनी जानकारी हासिल कर ली थी कि इस इलाके में आज तक कोई भी हिंदुस्तान का राजा नहीं गया था। सो मेरे को लगता है यही कुछ कारण है जिनके कारण इनको नेपोलियन ऑफ द ईस्ट बोला जाता है। वैसे ही आयरॉनिकल है कि बहुत और कंटेम्प्रेरीज समकालीन थे दोनों। यस, ये उनके कुछ सालों बाद आए थे, उनसे पहले नेपोलियन थे। नेपोलियन जैसे नीचे जा रहे थे, ये वैसे वैसे ऊपर आ रहे थे। बिल्कुल सही फरमाया आप। इस रेजिमेंट को बनाने वाले जनरल जोरावर सिंह ही थे। एंड हमारे जो जवान और जो हमारे सैनिक हैं सब इसी बेल्ट से आते हैं, J&K, पंजाब, हिमाचल। एंड कुछ लड़के जो कि हमने 10% गुरखा भी इसी इलाके से आते हैं, या देहरादून से, नेपाल से आते हैं। सर जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ये जो आपकी हैट है, क्या डज इट हैव एनी रिलेशन विद जनरल जोरावर सिंह और हिज पल्ट? ओह यस, मैंने आपको बताया मैं जम्मू कश्मीर राइफल्स का हूँ। सो हमारी जो फर्स्ट इंसिग्निया है जो आपकी कैमरे में अभी देखेंगे, वो जनरल जोरावर सिंह की तरफ से ही आता है। उन्होंने ही हमको दे रखा था प्रशस्ता रणवीरता, दैट इज़ वेलर इन बैटल इज प्रेज वर्दी, बिकॉज वो सैनिक थे। और उस ज़माने में तो ना मिसाइल्स थे ना बॉम्ब थे, आप अपने शरीर से, अपनी फिजिकल फिटनेस से लड़ते थे। और जिस तरह का आप हथियार इस्तेमाल कर सकते हो, आपको वेपन ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती थी। फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड आपका बहुत ही अव्वल दर्जे का होना चाहिए था। तो इन चीज़ों में वो बिलीव करते थे। तो मेरी जो रेजिमेंट है, जैसे मैंने पहले बताया, जम्मू एंड कश्मीर राइफल, जिससे जो कि ये रेजिमेंट जनरल जोरावर सिंह और बस्ती राम ने शुरू की थी, जैसे फोर्ट जैक राइफल्स है जिसको हम फतेह शिवजी बोलते हैं। ये सबसे पुरानी रेजिमेंट है हमारी जैक राइफल्स की। और जब देश आज़ाद हुआ था 47 में, जब हरी सिंह महाराजा वहाँ के जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा थे, हमारी कुछ पलटनें थी जो कि J&K ट्रूप्स की थी। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, हमारी जो फौज थी J&K राइफल्स, वो अभी भी महाराजा हरी सिंह के नीचे थी और J&K स्टेट फोर्सेस के नीचे काम करती थी। तो हमको 1954 में जो हुसैनी वाला का ऑपरेशन हुआ था 1954 में पाकिस्तान के साथ, उसके बाद हमको इस इंडियन आर्मी के साथ अमेलगमेट किया गया था। तभी हमारी पलटनों को नंबर दिए गए थे। जैसे हमारी एक पलटन थी बॉडीगार्ड, एक थी फतेह शिवजी, एक सूरज गुरखा। इस तरह जैक राइफल के नाम थे जो कि जनरल जोरावर सिंह के टाइम से चले आ रहे थे। तो इसका मायना वही है मेरी हैड का कि ये जैक राइफल्स है। एंड व्हाट हैपेंस टू बी, जो जनरल जोरावर सिंह ने लद्दाख कैप्चर किया, जो हमारे कर्नल ऑफ द रेजिमेंट हैं, एक इन्फेंट्री बटालियन का कर्नल ऑफ द रेजिमेंट होता है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जनरल होता है, उसको ये कर्नल ऑफ द रेजिमेंट की उपाधि दी जाती है। सो वो जो कर्नल ऑफ द रेजिमेंट हैं वो लद्दाख स्काउट और जैकरिफ के एक होते हैं। जैसे आज के दिन में जो प्रेजेंट आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वो हमारे कर्नल ऑफ द रेजिमेंट है, जिसको हम इन द रेजिमेंट हम ये भी बोलते हैं कि रिटर्न ऑफ जोरावर। सो जनरल द्विवेदी को हम ये भी बोलते हैं कि इज रिटर्न ऑफ जोरावर सिंह। सर इंडियन आर्मी ने अभी शायद कोई टैंक भी बनाया जनरल जोरावर सिंह के नाम पे, हाई एल्टीट्यूड पे वो वर्क करता है, ऐसा कुछ? सी जो व्हाट हैपेंड, जब हमको चाइना का थ्रेट पता लगने लगा, सो इंडियन आर्मी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। एंड क्योंकि मैंने नहीं, मेरे पिताजी ने भी, हमारे पुरखों ने भी इसमें नौकरी की है, चाहे वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी या वो इंडियन आर्मी थी। जैसे मैं J&K स्टेट फोर्सेस का हूँ, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स थी, एक बहुत ही बेहतरीन आर्मी है। हमें चाइना के गेम प्लान का पता लग गया था। सो बिफोर चाइना कुड रिएक्ट, हमने अपनी आर्मर्ड फॉर्मेशंस लद्दाख भेज दी थी, चाहे वो बाई रोड गई या उसको हम IL-76 या C-130 में लेके गए, लेकिन हमने टैंक भेज दिए थे। ये जो टैंक है, ये है प्लेन इलाके में काम करने वाले टैंक, जो कि पंजाब राजस्थान के इलाके में चलते हैं। इसको हमने हाई एल्टीट्यूड में लेके गए, जहाँ पर ऊंचाई 11,000 फुट से शुरू होती है। और ये टैंक 14,000 16,000 इन्होंने तांगलांगला पास जो क्रॉस किया था 2016 में बाई रोड, हमारे वीर जवान जो आर्मर्ड रेजिमेंट के थे, ये इसको चला के लेके क्रॉस कर गए थे। सो ये जो टैंक बने थे, ये बने थे प्लेन्स के लिए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जो आर्मी के हमारे कमांडर्स हैं, उन्होंने ये सोचा कि ये टैंक इस इलाके के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमको एक लाइट एंड फ्लेक्सिबल, क्या टैंक का काम क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, स्पीड चाहिए, तो यहाँ पर वो मैन्यूवरेबिलिटी चाहिए। ये अचीव करने के लिए ये इंडिया ने खुद मेक इन इंडिया एक टैंक डिज़ाइन किया, जिसको एकदम सही नाम दिया जोरावर, क्योंकि जोरावर ही हैं, जनरल जोरावर सिंह हैं, जिन्होंने हमें तिब्बत, बल्तिस्तान और लद्दाख दिया। सो उसका नाम जोरावर टैंक रखा गया, आपने सही बताया। और ये टैंक अभी ट्रायल्स में चल रहा है और ये मेक इन इंडिया है, और कुछ ही महीनों के अंदर ये अपने डिफेंसेस के आगे, चाइना के आगे या तिब्बत के आगे तैयार खड़ा होगा।
सो सर लेट्स टॉक अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड हिज अर्ली करियर। भाई कौन थे, कहाँ से आए थे, और ऐसा क्या हुआ कि बिल्कुल एक रिमोट एरिया, आई थिंक रिमोट एरिया से थे, हाँ, तब बिलासपुर तो रिमोट एरिया था। रिमोट एरिया से आने वाला हाँ इंसान, जी, हाँ जी। मतलब he came to be regarded as the one of the finest military commanders of at least 19th century if I'm not wrong. यस। तो आप ज़रा इनके अर्ली करियर और इनका जो सिनेरियो था, ये किस तरह महाराजा रणजीत सिंह की सेना में भर्ती हुए, बाद में गुलाब सिंह के अंडर आए, क्या सर्विसेज इनकी थी जो गुलाब सिंह को इम्प्रेस की काफ़ी, ज़रा आप उस पर अगर डिटेल दे सके तो। जैसे मैंने बताया, ये हिमाचल के थे एंड ये राजपूत फैमिली से बिलोंग करते थे। जो मेरी रिसर्च कहती है कि इनके जो पिताजी थे वो भी एक छोटे किसी अच्छे राजपूत परिवार के राजा, छोटे राजा उस इलाके किलेदार थे, ठेकेदार जैसे आपने बताया। तो इनके कुछ आपसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हुआ था, जिसमें जब जोरावर सिंह 16 साल के थे, एंड व्हाट आई नो कि इन्होंने आई बिलीव इज हार्म्ड हिज ब्रदर, इनके कज़न को इन्होंने हार्म किया था, तो वो करके वो वहाँ से हरिद्वार चले गए थे। तो हरिद्वार में इनकी मुलाकात हुई डोडा के एक छोटे से महाराजा थे जसवंत सिंह के साथ। उन्होंने इनको रिकग्नाइज किया, इस लड़के को। तब ये यंगस्टर थे, एक छोटे से लड़के थे 16 साल के, एंड ही वॉज ए वेरी एबल बॉडीड बॉय, ही वॉज ए स्मार्ट फिट लुकिंग राजपूत। डोडा इन जम्मू। तो वहाँ के इन्होंने उनका कम्युनिकेशन हुआ, उनको ये लड़का पसंद आया, फिर ये उनको वहाँ ले गए डोडा में, एंड वहाँ इन्होंने अपनी मार्शल आर्ट्स, आर्चरी, फिजिकल फिटनेस हासिल की, वहाँ सीखा। जैसे अभी भी डोडा आजकल के ज़माने में भी काफ़ी कठिन इलाका है, तो उस टाइम तो देयर वाज नो रोड कम्युनिकेशन, ना गाड़ियाँ जाती थी, ये घोड़े या पैदलों पे जाते थे। तो ये वहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छा अपना नाम कमाया, इनका डिसिप्लिन बहुत अच्छा था, एंड रूल्स एंड रेगुलेशन काफ़ी अच्छा फॉलो करते थे, फिजिकली फिट थे, मेंटली रोबस्ट थे, इससे उनको ये पसंद आ गया। उसके बाद इनको सेना में भर्ती कर लिया गया, जो कि जेड के उस महाराज की सेना थी, एज ए सिपाही तौर पर ये भर्ती हुए थे। उसके बाद इनको रियासी भेज दिया गया। वहाँ इनको देखो, जब आप एज ए लीडर आप अपने जवानों को देखते हो, ये एक सैनिक थे, तो जब इनके जो लीडर्स थे उन्होंने देखा कि ये एज ए ये लड़का बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, डेडिकेटेड है, काम में काम करता है, तो इनको एक मैसेंजर बनाया गया। पहले क्या होता था कि आप या तो घोड़ों पे या आप दौड़ के एज ए मैसेंजर जाते थे, तो ये जो भी मैसेज होता था उस रियासी इलाके का, ये जाके गुलाब सिंह को मैसेज पास करा करते, जो बाद में महाराजा गुलाब सिंह कहलाए जम्मू रीजन के, तो उनको मैसेज कन्वे करते थे। तो इनको इस मकसद के लिए यूज़ किया करते थे। तो ये जब भी वहाँ से जाते थे, एंड इनका जो तरीका था महाराजा गुलाब सिंह को कन्वे करने का, वो महाराजा गुलाब सिंह को बहुत पसंद आया। सो इसके बाद इनकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। आई विल नॉट से उस टाइम महाराजा गुलाब सिंह उस टाइम महाराजा नहीं थे, ही वॉज ए चीफ्टन लाइक अदर्स, जो इनको भी एक आर्मी कमांडर थे वहाँ के। तो इनको वहाँ पर उनका तरीका बहुत पसंद आया, तो इनको इन्होंने एक टास्क दिया गुलाब सिंह ने कि एक रियासी में किला, छोटा सा किला बनाना है उसके लिए। तो जब वहाँ किला बनाने लगे तो वहाँ के लोकल चीफ्टन ने तंग किया, जो राजा जोरावर सिंह ने उनको दबा के प्रेशर में वो काम करा दिया। वो काम गुलाब सिंह को इतना पसंद आया कि इन्होंने उनको वहाँ का जिलेदार बना दिया। उसके बाद इनका गुलाब सिंह के साथ अच्छा उठना बैठना हो गया, उनको इनकी लीडरशिप पसंद आई। फिर उन्होंने इनको एक एडमिनिस्ट्रेशन टास्क दिया, जिसमें इन्होंने जो हमारा सप्लाई का काम होता है, जैसे आप कोई भी फौज अगर आप चलाओगे तो आर्मी वॉक्स ऑन स्टमक, मतलब आपको चाहिए। सो एडमिनिस्ट्रेशन काम इनका बहुत पसंद आया उनको। इन्होंने उसमें कॉस्ट कटिंग की, जैसे आजकल हम बोलते हैं कॉस्ट कटिंग की काम में, सो विच वॉज वेरी लाइकली एंड अप्रिशिएटेड बाय महाराजा गुलाब सिंह। कोई एनेक्डोट है इसका जो बता सके कॉस्ट कटिंग? सी उसमें जैसे मैंने बताया, उस ज़माने में राशन इतना आसानी से नहीं मिलता था, हर फौज को लड़ाने के लिए आपको राशन चाहिए। सो इस तरह ये जो इनके पास आटे का काम था, जो राशन में आटा आता है, आपके गोदाम में आटा आता है, इन्होंने उसमें कम से कम 27 से 30% का सेविंग करी थी, जो उनको बहुत पसंद आया कि इतना इन्होंने सेव कर दिया। और उन्होंने वही पैसा किसी को ना देते हुए महाराजा गुलाब सिंह के एक्सचेकर में जमा कराया था, बिना बताए हुए। ये कम्युनिकेट नहीं करते थे। जोरावर सिंह हार्डली यूज्ड टू कम्युनिकेट, ही नेवर यूज्ड टू टेल कि मैंने ये कर दिया। आपके रिजल्ट्स आते थे जोरावर सिंह के जब आपके पास ऑडिट होता था, जिसको हम बोलेंगे आजकल ऑडिट होता है, कि ये मेरे खजाने में कैसे आ गया, तो बताया जोरावर सिंह ने कराया। सो दिस वाज द ब्यूटी ऑफ जनरल जोरावर सिंह।
सर पिछले 70 साल में एक अवधारणा बन गई है कि भारतीय जो है वो इतने एम्बिशियस नहीं है एज फार एज देयर मिलिट्री कैंपेन्स आर कंसर्न्ड। तो सर जनरल जोरावर सिंह कैसे स्टैंड आउट करते हैं इस हिस्टोरिकल मिसकंसेप्शन में? सो ये गलत कहना है कि हमने नहीं किया, हम एक शांतिपूर्ण देश हैं। एंड जोरावर सिंह ने भी जो भी ये टास्क लिए, इन्होंने पहले महाराजा गुलाब सिंह को इन्फॉर्म किया। महाराजा गुलाब सिंह ने रंजीत सिंह को इन्फॉर्म किया। महाराजा रंजीत सिंह के नीचे महाराजा गुलाब सिंह थे। उस टाइम सिख किंगडम थी, 35 और 36 में सिख किंगडम का राज था। सो गुलाब सिंह जम्मू रीजन उनके अंडर था। सो इन्होंने इस कैंपेन के बारे में इनको समझाया था, इनको बताया था। एंड जो महाराजा रंजीत सिंह ने अप्रिशिएट किया था कि मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उन्होंने ब्रिटिशर्स को भी इन लूप में लिया गया था और इनको परमिशन दी गई थी। एंड दैट्स हाउ जनरल जोरावर सिंह स्टार्टेड ट्रेनिंग हिज ट्रूप्स इन किश्तवाड़ डोडा एरिया, क्योंकि वो एल्टीट्यूड का इलाका है। इनको पहले से ही पता था कि अगर आपने ऐसे ऊंचाइयों वाले इलाके में जाना है जहाँ ऑक्सीजन की कमी है, जहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो आपको ट्रेन करना है। जैसे हम फौज में भी बोलते हैं, द बेस्ट ट्रूप्स आर द मोस्ट ट्रेन ट्रूप्स। सो हम बोलते हैं व्हाट इज द सक्सेस ऑफ इट ट्रेनिंग? माई सक्सेस ऑफ माई ट्रेनिंग इज ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग। दैट इज माई सक्सेस। थोड़ी देर पहले आपने मेंशन किया था कि जो लोकल रिसोर्सेज थे, जो वहाँ के लोकल संसाधन थे, उनका इफेक्टिव यूज़ कैसे लेना है, यूटिलाइज कैसे करना है, इस मामले में जोरावर सिंह को एक प्रखरता हासिल थी। तो इस पे आप थोड़ा एक्सपैंड करके हमें बता सकें किस तरह किया। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने अर्चित भाई से बात की थी तो हमें पता लगा था, सिंस यू आर फ्रॉम अ मिलिट्री फैमिली, आई थिंक आपके फादर भी कुछ इसी प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे थे बैक इन 1962 व्हेन देयर वर ट्रबल्स ब्रूइंग बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो जी, तिब्बत को लेके या तो अगर आप इन पे थोड़ा बता सकते। सो सी, ऐसा होता है कि जो कमांडर होता है वो सक्सेसफुल कैसे होता है? टेक्नोलॉजी होती है, ट्रेनिंग सारे करते हैं, लेकिन जो लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है। अब क्या है, जैसे आप लोगों ने लद्दाख देखा है, जैसे हमारे व्यूअर्स हैं सब जानते हैं, आजकल लद्दाख हम बाइक पे जा रहे हैं, बाय एयर जा रहे हैं, बाय रोड जा रहे हैं। वहाँ रिसोर्सेज नहीं है। वहाँ जो वेजिटेशन है इट इज़ अलॉन्ग इंडस रिवर या शोक रिवर या सूरू शिंगो रिवर के साथ है। वहाँ 3-4 महीने की खेती होती है, बाकी वहाँ पर सब कुछ ड्राई मटेरियल आपको कैरी करना पड़ता है। अब आप सोचो कि जनरल जोरावर सिंह किश्तवाड़ डोडा से निकला है, उस टाइम कोई रोड नहीं थी, पासेस को क्रॉस करना पड़ता था, पासेस में कोई रोड नहीं थे, पासेस बर्फ़ से भरे होते थे, आप जानवर लेके चलते थे और हर फाइटर के पीछे 5 एडमिनिस्ट्रेटर जवान चलते थे। आपको इतने दिन, आपको आपकी कैंपेन 2 महीने की है, 3 महीने की है, 4 महीने की है। हाउ टू सस्टेन योरसेल्फ, दैट इज़ द चैलेंज। ऐसे इलाके में सस्टेन कैसे करना है? अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं सियाचिन में 1992 में गया था, मैं जैक राइफल के साथ ही था, 20 जैक के साथ गया था। तो सस्टेन अ जवान, इतना कुछ इन्वॉल्व है, आपके पीछे एयरफोर्स इन्वॉल्व है, आपके पीछे आर्मी एविएशन इन्वॉल्व है, आपके पीछे आर्मी सप्लाई कोर इन्वॉल्व है, आपके पीछे इंजीनियर्स इन्वॉल्व है, आपके पीछे ऑर्डिनेंस इन्वॉल्व है जो आपको कपड़ा देती है, आपको राशन देती है। सो उस ज़माने में 1830s में, 1832 में जो ये यंग, दैट टाइम ही वाज अराउंड 34-35 जब वे पहली बार लद्दाख गए थे। जैसे मैंने आपको बताया, सियाचिन में अभी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन सियाचिन। इट्स अ थर्ड पोल, मतलब आफ्टर अंटार्कटिका दे से सियाचिन इट्स 75 बाई 34 किलोमीटर, 75 बाई 5 किलोमीटर का विड्थ एरिया है, जिसको इंडिया डोमिनेट कर रहा है, जो आपको पता है। ऑप मेघदूत 1984 में लॉन्च किया गया था इंडियन आर्मी ने। तो एक चपाती भी हमको वहाँ एक जवान खाता है, उसको 45 से 50 रुपए की पड़ती है। सो आप इमेजिन करो जनरल जोरावर सिंह ने कैसे मेंटेन किया होगा। क्योंकि मैं उस रास्ते पे चला हुआ हूँ, मैं जैक राइफल का सोल्जर हूँ, मैं उस रास्ते से गया हूँ जिस रास्ते से ये गए हैं। पदम, किश्तवाड़, पदम से आए कारगिल, कारगिल से ऊपर मुलबेग की तरफ गए, मुलबेग से ले गए। वो बहुत दुर्गम इलाका है। वहाँ उस टाइम तो ट्रैक्स ही होते थे, ट्रैक भी शायद नहीं होते थे। कितनी बार आपको लोकल नदी जो इंडस रिवर है क्रॉस करनी है, आपने उसको अवॉइड करना है। आपके साथ घोड़े चल रहे हैं, आपने घोड़ों का राशन लेके जाना है, अब जवानों का राशन लेके जाना है, आपने असला बारूद लेके जाना है। सो ये इन्होंने लोकल रिसोर्सेज की हेल्प ली। वहाँ पर जो भी था उन लोगों को, ठीक है, उन लोगों को जीता, बट उन लोगों को अपने साथ रखा। ये उनकी लीडरशिप थी। इन्होंने बारबेरिज्म का रूप नहीं अपनाया कि मैं जाके काट दूंगा, मार दूंगा लोकल लोगों को। उन्होंने उनको अपने साथ मिलाया, उनको उनकी किंगडम वापस दी, उनके रिसोर्सेज वापस दिए और उनसे काम लिया और उनको अपनी सेना में मिलाया। जैसे हम जब चाइना ने तिब्बत पे हमला करना शुरू कर दिया, हिज होलीनेस दलाई लामा हमारे देश में आ गए, तो मेरे फादर चाइनीज़ क्वालिफाइड हैं। चाइना का कोर्स बहुत मुश्किल कोर्स है, इंडियन आर्मी के काफ़ी लोग पढ़ते हैं।
इंडियन आर्मी में फॉरेन लैंग्वेजेस का कोर्स को बहुत महत्व दिए जाते थे। बाल्टी सीखते हो आप, बंगला सीखते हो, चाइनीज़ सीखते हो, तिब्बतन सीखते हो, सब सिखाई जाती है आपको। इसमें वॉलंटियर्स लड़के लेते हैं, किसी को शौक होता है वो लेते हैं। तो मेरे फादर इज सिद्धार्थ, ही वाज अ सिख मैन, ही इज़ अ टर्बन बॉय, सो ही वाज अ यंग मैन, तो ही लर्न चाइनीज़। इन्होंने 2 साल चाइनीज़ का कोर्स किया। चाइनीज़ कोर्स क्यों कराया गया? जब तिब्बतन इंडिया में आने लगे, तिब्बतन के साथ चाइनीज़ भी हिंदुस्तान में घुसने लग गए। इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था। इन्फिल्ट्रेशन एज स्पाइस। चाइना जोरावर सिंह के टाइम से इंटरफेयर कर रहा है। जोरावर सिंह के टाइम से ही उन्होंने तिब्बत में भी इन्फिल्ट्रेशन किया था। उनके लीडर्स तिब्बत में रहते थे, वो ऑब्जर्व करते कि जोरावर सिंह कहाँ तक पहुँच चुका है, जनरल जोरावर सिंह। तब से चाइना वाज बिजी दैट टाइम। उस टाइम उनका वो दे वर बिजी इन ओपियम वॉर, सो दे लेट जोरावर सिंह मूव इन। दे वर ऑब्जर्व कर रहे थे कि कहाँ तक पहुँच चुके हैं। ब्रिटिशर्स वाज ऑब्जर्विंग द सक्सेस ऑफ जोरावर सिंह। महाराजा रंजीत सिंह वाज वेरी हैप्पी विद द सक्सेस ऑफ जोरावर सिंह। गुलाब सिंह तो खुद ही, महाराजा गुलाब सिंह तो खुश थे ही। तो जैसे मैंने बताया, तो मेरे फादर एक साधु का सरदार थे, सो बहुत आसान था उनको साधु का वेश लेना। सो वो साधु के वेश में तिब्बत में 1 साल रहे एज ए स्पाई या कोवर्ट ऑपरेशन में। वो तिब्बत के साथ रहे, साधु के रूप में रहे। जो तिब्बतन वहाँ तिब्बत छोड़ के लासा से इंडिया की तरफ आ रहे थे, चाहे वो सिक्किम की तरफ से आ रहे थे, चाहे वो लद्दाख की तरफ से आ रहे थे या गैंगटॉक की तरफ से आ रहे थे, उनका इंट्रोगेशन करते थे कि ये क्या, कौन इसमें ओरिजिनल है, कौन डुप्लीकेट है। इसी दौरान उनको एक पीपल लिबरेशन आर्मी का मेजर साहब मिल गया, स्पाई मिल गया, जो इन्होंने इसको पकड़े थे। मेरे फादर वाज वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, इसको पकड़ के ले आए और इन्होंने हैंड ओवर कर दिया इनको इंडियन आर्म फोर्सेस को, इंटेलिजेंस सर्विसेज को। उस दौरान जब हैंड ओवर किया तो इसको दिल्ली लाया गया। ये चाइनीज़ मेजर साहब थे, ये चाइनीज़ आर्मी के। सो उस सक्सेस से आफ्टर द 62 वॉर जब ये हुआ, इसको रखा। देन माय फादर वाज आल्सो मोबिलाइज्ड टू दिल्ली। इनको यहाँ दिल्ली कैंट में मोर लाइन से इनके पास इसको रखा। चाइनीज़ को नहीं पता था कि मेरे फादर फौजी हैं, तो इनको, मेरे फादर को उनके साथ 2 रूम में रखा गया। ये फिर कम से कम 8 से 9 महीने इकट्ठे रहे। इन्होंने उनसे सारी इन्फॉर्मेशन, डेटा हासिल किया, उसको फ्रेंडली बनाया, उसका दिल जीता, उससे इन्फॉर्मेशन ली। फिर फादर वहाँ से निकले। फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेहनत की, प्रमोशन लिया। लेकिन उस टाइम वो सिपाही हवलदार थे, उन्होंने प्रमोशन लिया, देन ही बिकेम एन ऑफिसर। सो हार्ड वर्क पेज इन लाइफ। एंड द चाइनीज मेजर, ही डिडंट सस्पेक्ट एनीथिंग। नहीं, उसको कुछ नहीं पता लगा। मैंने अपने फादर से पूछा था, बोलते इन्होंने, मेरे फादर ने मेरे को किस्से बहुत लेट सुनाए ज़िंदगी में, बिफोर ही पास्ड अवे दिस ईयर ओनली। ऐसी चीज़ें उन्होंने किसी को नहीं बताई। सो काफ़ी डेटा उनसे मिला, क्योंकि चाइना स्टार्टेड इन्फिल्ट्रेटिंग इंडिया ड्यूरिंग 59-60 ऑनवर्ड्स ओनली। दैट्स द रीज़न, बिकॉज चाइना इस इलाके को अपना कंसिडर करता है। एंड थैंक्स टू जनरल जोरावर सिंह, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इस वीर योद्धा सैनिक के ऊपर, जो वजीर थे हमारे, कि उन्होंने हमें ये इलाका दिलवा दिया। लद्दाख, तिब्बत, पेंगोंग त्सो, बल्तिस्तान, ये सारा इलाका हमारे पास आज इसके कारण है। तभी 99 कारगिल की लड़ाई में इंडियन आर्मी ने जी जान से इसको वापस लेने की कोशिश की और वापस लिया, और भी इलाका लिया। सर थोड़ा सा बात करते हैं जनरल जोरावर सिंह के लद्दाख कैंपेन के बारे में, कि व्हाट वर द प्रॉब्लम्स ही फेस्ड एंड हाउ डिड ही कॉन्कर इट। पहली कैंपेनिंग, इन्होंने 4 कैंपेनिंग की हैं। पहली कैंपेनिंग 1834 में जब इन्होंने परमिशन ले ली, इन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। इन्होंने महाराजा गुलाब सिंह को बताया, एंड महाराजा गुलाब सिंह ने आगे महाराजा रंजीत सिंह को इन्फॉर्म किया, ब्रिटिशर्स को इन्फॉर्म किया। ये बदकिस्मती रही महाराजा जनरल जोरावर सिंह की, ये महाराजा रंजीत सिंह से नहीं मिल पाए। सो इन्होंने पहली कैंपेनिंग की, ये धीरे धीरे चले गए, ये पदम से क्रॉस किया, इन्होंने कारगिल के पास अटैक किया। इन्होंने वहाँ पर छोटे जो इनके किले थे उनको कैप्चर किया, उनको सस्टेन किया, 2-2, 3-3 महीने वहाँ रहे। एंड जो मुझे मालूम है कि ये 5,000 से 10,000 की सेना लेके गए थे, बिटवीन 5,000 to 10,000 की सेना लेके गए थे कैप्चर करने। और इन्होंने धीरे धीरे कैप्चर करके वहाँ के जो नामग्याल थे, जो ताशी नामग्याल थे, ग्यालपो थे, उन पे हमला किया। सो 34 to 36 इनका बड़ा सक्सेसफुल गोल्डन पीरियड रहा। तो इन्होंने अपने वहाँ वज़ीर बिठा रखे थे और ये वापस आ जाते थे। लेकिन बीच बीच में क्या होता था कि म्यूटनी हैपन्स। सो इनके करीब 40 से 50 सैनिक, एक जो इनकी पिकेट थी संभाल के बैठे, उनको मार दिया गया था। ये फिर इन्होंने वापस गए, 15 दिन का टूर लेके वापस गए। इन्होंने वो रिकैप्चर किया एंड वो अपनी पिकेट वापस क्रिएट की। फिर आगे गए, फिर उन्होंने महाराजा ऑफ ग्यालपो के साथ ट्रीटी की, उनसे बात की।
उनको वो काउंटर अटैक करने आए, उनको हराया, फिर उनको समझाया कि आपको मैं कंसोलिडेट कर देता हूँ इस इलाके में, एंड किंगडम हमारी रहेगी, आप मेरे को पर ईयर 50,000 20,000 का आप मुझे ट्रिब्यूट देंगे, तो इस तरह आप रख सकते हैं। सर आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताना चाहेंगे ग्यालपो क्या होता है वैसे, ये टर्मिनोलॉजी क्या है ये? See, Gyalpo is a leader of Ladakh. It's a leader. It's a local leader. And जनरली वहाँ पर नामग्याल डायनेस्टी का राज रहा है लद्दाख में, एंड उनके भी आपस में बल्तियों के साथ युद्ध रहा है, तिब्बतन के साथ युद्ध रहा है, या आपस में भी इनकी हर जगह संसार में हर जगह युद्ध चल रहा है, कोई ना कोई किसी से लड़ ही रहा है, कोई किसी से खुश नहीं है। अभी भी आप देख लो यूक्रेन, रशिया, एंड व्हाट इज हैपनिंग इन इजराइल, लेबनान, हमास, सो कुछ ना कुछ चलता ही रहता था वहाँ पर भी। सो ग्यालपो वहाँ के किंगडम थी, इसकी नामग्याल की किंगडम थी, ये वहाँ के राजा थे जिनको जोरावर सिंह ने हराया। एक को जिन्होंने म्यूटनी की थी उनको इन्होंने बहुत ब्रूटली मारा भी, उनकी सेना को ख़त्म भी किया, और इन्होंने फिर जो सेकंड कैंपेन जब गए थे ये 36 to 40 में, इन्होंने अपना एक फोर्ट बनाया वहाँ पर, जिसको अभी भी वो जोरावर सिंह किले के नाम पर जाना जाता है। और उस अभी अगर आप ले कभी भी जाओ, दैट्स वेरी वेल मेंटेन फोर्ट बाय इंडियन आर्मी, एंड हिंदुस्तानी फौज उसमें रहती है, लद्दाख स्काउट की पोलो टीम रहती है उसके अंदर। वहाँ पर रोज लाइट एंड साउंड शो होता है, वो हिस्ट्री को बहुत अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ, मिट्टी का बना हुआ है, लोकल रिसोर्सेज से बना हुआ है, वो काफ़ी थिक दीवारें हैं उसकी। आप उस टाइम तो आपके पास मस्कट्स थे या छोटी मोटी तोपें थी, इतना बड़ा कुछ था नहीं, तो उसको मिट्टी का बना रखा है, लेकिन उसको बहुत ही अच्छी तरह मेंटेन करके रखा हुआ इंडियन आर्मी में। एंड इट्स वन ऑफ दी विजिटर्स पैराडाइज नाउडेज, जो भी मस्ट सी लोकेशन एक जनरल जोरावर सिंह का जोरावर फोर्ट है वहाँ। तो कभी ले जाना हो तो आई थिंक फोर्ट नहीं, व्यूवर्स को मेरा यही, आप व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि आप जाइएगा और हिस्ट्री देखिएगा, क्योंकि जब भी आप कारगिल या द्रास क्रॉस करते हैं, आप उसी जनरल जोरावर सिंह के रास्ते पे आप चल रहे हैं टिल पेंगोंगसो, क्योंकि उसके आगे तो फिर तिब्बत चाइना ने ले लिया, तो डेमचौक फुकचे है वहाँ का इलाका है। जब आप इस पे डिस्कस करेंगे मानसरोवर पे तो मैं बताऊंगा आप। सर वहाँ पे अभी शायद एक म्यूजियम भी है, वही उस इलाके में जनरल जोरावर सिंह के ऊपर। यही म्यूजियम है, जोरावर किला जो है, जोरावर फोर्ट है, यही म्यूजियम है। और आपने शायद उसमें जो मैं और एक मेरे अजीज मित्र हैं जनरल सुजीत पाटिल, हमने इस पे काम किया था। इसको जनरल दीपक कपूर ने इनॉग्रेशन किया था 2006 में। इसमें हमने पूरी हिस्ट्री एंड क्या असला, क्या उन्होंने उस टाइम ड्रेस यूनिफॉर्म पहने थे, हाउ दे यूज्ड टू ईट, हाउ दे यूज्ड टू ड्रेस अप, व्हाट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, हमने पूरी इसकी हिस्ट्री मेंटेन करके रखी हुई है। हमें जब वहाँ पर एक मंदिर भी है, सो उस मंदिर में एक चश्मा है जहाँ से पानी आता था, उसके साथ से एक नाला है जो कि खारदुंगला टॉप से आता है, जिसमें सीजनल वाटर आता रहता है। तो वहाँ जब हम डिग कर रहे थे, हमें एक गणेश की मूर्ति भी मिली थी, जो हमने उसी फोर्ट में रखी हुई है, किले में रखी हुई है। जब आप जाओगे तो आपको सब देखने को मिलेगा। सर आपने जैसे बताया कि लद्दाख के जो राजा थे उन्होंने उनको कंसोलिडेट किया, बोला कि आप हमारे अंडर रहिए, आप राज करिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन आप हमारे अंडर राज करिए। और फिर सर उन्होंने लद्दाख के राजा को यूज़ करते, उनका प्रयोग करते हुए फिर स्कार्दू और बाल्टिस्तान इलाके पे उन्होंने आगे फतेह हासिल करी। क्या ये सही है? इस पे कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे? सी जब महाराजा गुलाब सिंह ने देखा कि इनको लद्दाख मिल गया है, देन ही स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग टुवर्ड्स बल्तिस्तान, और इनको सजेशन लद्दाखी राजाओं ने दिया था या बल्तिस्तान के बारे में। सो बाल्ती, जैसे अभी आप अगर आप नुब्रा जाओगे, वहाँ पर कम से कम 150-200 फैमिली जो बल्तिस्तान को बिलोंग कर वहाँ रहती हैं। जब ट्रेड होता था, सिल्क रूट ट्रेड होता था, सो डबल हम कैमल कहाँ का है? डबल हम कैमल यारकंड से आया हुआ है, इंडिया का तो था नहीं, उसमें ट्रेडर्स आते थे। सिल्क रूट वाज दिस ओनली, यारकंड से दे टू कम टू काराकोरम पास, काराकोरम पास से श्योक नदी से नीचे आती, या ये डिस्किट में रुकते थे या लेह में रुकते थे। तो यहाँ से कश्मीरी और हमारे ट्रेडर्स पंजाब से जाते थे, बार्टर सिस्टम होता था। पश्मीना का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, पश्मीना आता था यहाँ से, पल्सेस जाते थे। सो दिस वाज दी सेंटर। सो ये जो रूट इन्होंने फॉलो किया सिल्क रूट का, तो मैं अलग बात बता रहा हूँ, बट अभी हम बल्तिस्तान का भी रूट था थ्रू कारगिल से अगर आप निकल जाओ, बीच में शिंगो रिवर से वहाँ स्कार्दू आगे आता है, जिसको हमने टिल 46-47 होल्ड करके रखा था। 1946 यस, इसको होल्ड करके रखा था, हमारी सेनाओं ने भी होल्ड करके रखा था। एंड
इसको जब इन्होंने कैप्चर किया आफ्टर द लद्दाख कैंपेन, जब राजा जोरावर सिंह बल्तिस्तान की तरफ गए, इनकी काफ़ी अच्छी मिलिट्री टैक्टिक्स यूज़ की। इनको प्रॉब्लम आई थी ब्रिज क्रॉस करने में, इंडस रिवर क्रॉस करने में, बिकॉज आप बटालिक से ये गए थे। अगर आपने कारगिल युद्ध में काफ़ी नाम सुने होंगे, चोर बाटला, जी जी जी। उल्ता तिंगतांग, ये सारे नाम उस इलाके के हैं। इसी रूट को जनरल जोरावर सिंह ने फॉलो किया गया था। राइट। सो इनको रिवर क्रॉसिंग में बड़ी प्रॉब्लम आई थी कि पानी बहुत तेज़ होता है रिवर इंडस का, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, पानी फिरोशियस होता है। सो मेहता बस्तीराम इनके एक कमांडर थे, बहुत अव्वल दर्जे के लीडर थे, टैक्टिशियन थे। इन्होंने जो वहाँ की लकड़ी होती है, वहाँ पॉपुलर बहुत होता है, एक सीधी लकड़ी होती है जो 30-30, 40-40 फुट लंबी होती है। अच्छा। इसको काट के, इसको बांध के, जैसे विंटर सेट इन हुआ, ये इसको आइस ब्रिजेस बना के उसके ऊपर से इन्होंने अपनी सेना क्रॉस करी थी, ओह, जिसके लिए दे वर नॉट इवन प्रिपेयर्ड। एंड देन ही वेंट एंड रेडेड बल्तिस्तान, स्कार्डू किला जीता। स्कार्दू किला जीतने के बाद उसको रीमॉडिफाइड किया, उसको बनाया गया और अपनी वहाँ टुकड़ी रखी गई इन्होंने। सर तो बेसिकली जो ACT जिसको हम बोलते हैं आर्मी की लैंग्वेज में, एल्टीट्यूड, क्लाइमेट एंड टेरेन, तीनों पे ही उन्होंने, तीनों से ही लड़ाई लड़ी और तीनों पे ही विजय हासिल करी एक तरीके से। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। इट्स ए वेरी डिफिकल्ट वॉरफेयर। जैसे मैंने बताया, हमारी जो आप चंद्रगुप्ता मौर्य तक भी चले जाओ, इस इलाके में कोई हमारा राजा नहीं गया। दिस इज महाराजा रंजीत सिंह के बाद ही वाज अनदर किंग हु वेंट इनटू दिस सेक्टर, unchallenged, untouched, terrain of Ladakh, Baltistan and Tibet. यहाँ आजकल के इलाके में आपको गाड़ियों से भी प्रॉब्लम आती है। आपको पता है जो एयरक्राफ्ट हैं, जो आजकल की इतनी टेक्नोलॉजी बने हैं, वो भी सुबह सुबह जाके टेक ऑफ करके वापस आ जाते हैं। दे कांट स्टे पुट। आप 11-12 बजे के बाद टेक ऑफ नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ विंड वेलोसिटी एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो ये जनरल जोरावर सिंह ऐसे योद्धा थे, ऐसे राजा थे हमारे, जो कि हु इज वेरी अनसंग इन आवर हिस्ट्री। मुश्किल से लोगों को इसके बारे में पता, आज के यूथ के बारे में पूछो, किसी को पता नहीं है। जैसे आई वांट टू मेक ए फिल्म ऑन जनरल जोरावर सिंह, बट इस फिल्म को बनाने में बहुत बजट बहुत ज़्यादा लगना है, बिकॉज आपने उस चैनल में जाना है, उस इलाके में जाके आपने शूट करने हैं, आपको घोड़े, हाथी, डबल हम कैमल चाहिए उस इलाके में शूट करने के लिए। इट्स ए ब्यूटीफुल स्टोरी ऑन जनरल जोरावर सिंह। सर इसी तिब्बतन कैंपेन में एक एपिसोड आता है विच कंसर्न्स मानसरोवर लेक, जो ये लेक जो बहुत ही सेक्रेड मानी जाती है इंडिक रिलीजन्स में। तो क्या ये कहा जा सकता है कि जोरावर सिंह की एक मंशा भी थी कि ये जो झील है ये भारत की टेरिटरीज में होनी चाहिए, बिकॉज इट बिलोंग्स टू अस? तो इसके बारे में आप ज़रा कुछ बताना चाहेंगे? एब्सोल्युटली करेक्ट। जो मेरी रीडिंग है, जो मेरी रेजिमेंट है, ये शिव के भक्त थे। ओके। राजपूत तो थे ही, जनरल जोरावर सिंह ये शिव के भक्त थे। सो आप देख लो, 150-200 साल पहले इस जनरल के अंदर एक विजन था कि मानसरोवर, ये जो इलाका है, और हमारा पर्वत कैलाश पर्वत हिंदुस्तान के पास होना चाहिए। सनातनी थे, राजपूत थे, डोगरा राजा थे, डोगरा योद्धा माने गए हैं अपने ज़माने से। ये 800-900 सालों से इन्होंने बहुत लेजेंड काम किया है। इन्होंने पंजाब के राजाओं के साथ बहुत कोशिश की है ये मुगलों को रोकने की, बट अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट विन दोज बैटल्स। सो इनके दिमाग में ये था, तभी इन्होंने ये विजन बना रखी थी, तभी ये उस तरफ क्यों गए। ये पेंगोंगसो से निकलते हुए फुकचे डेमचौक से होते हुए मानसरोवर गए हैं। इन्होंने वहाँ लड़ाई लड़ी है, इन्होंने वहाँ दर्शन किए हैं, 2-2, 3-3 महीने उन्होंने कैंपेन किया है, अपनी वाइफ बच्चों को लेके गए हैं, फिर वापस ले आए हैं। ये वहाँ गए, इन्होंने पूजा की है, पूजा पाठ किया उस इलाके में। सो इनको विजन था एज जनरल जोरावर सिंह को कि ये हिंदुस्तान के राज में होना चाहिए या डोगरा किंगडम के अंदर होना चाहिए, क्योंकि शिव के भक्त थे। क्योंकि जो अमरनाथ केव है वो भी हिमालयस में आती है। आप अमरनाथ केव के भी आगे चले जाओ, उसके आगे जाकर भी इन्होंने इतनी कड़ी इलाकों में, हाई एल्टीट्यूड टेरेन के अंदर इन्होंने विक्ट्री हासिल किया। सो ही हैड ए विजन ऑफ आवर सनातन धर्म। सो इनफैक्ट कैलाश मानसरोवर तो हजारों साल से भारत के अंडर नहीं था, मतलब ये हजारों साल बाद भारत के अंडर आया, पहली बार 1840s 1830s। So that's an like unimaginable feat in itself only. This man changed the history of warfare, changed the history of India. जहाँ हम बैठे हैं, तभी आज की सेना, आज के हमारे जनरल समार का जवान 1 इंच वो जमीन नहीं छोड़ता। Right. आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? नहीं सर। He made a statement, not a blade of grass grows there. Right. We lost Aksai Chin. Right. And a guy like him, a guy like General Zorawar Singh,
उस ज़माने में 1840 1841 में जहाँ पर इनका विजन था, उन्होंने वो इलाका लिया। अगर उनकी मौत ना होती, अगर वो वीर गति को ना प्राप्त होते, हिस्ट्री वुड हैव बीन डिफरेंट फॉर इंडिया टुडे। हम तिब्बत के अंदर बैठे होते आज। तिब्बत का नाम आया सर इस पे। सर नेक्स्ट उनका कैंपेन जो मेजर कैंपेन था वो तिब्बत का कैंपेन था सर। तो क्या स्कार्दू और फिर दोबारा से लद्दाख और स्कार्दू के राजाओं को यूज़ करके उन्होंने लद्दाख तिब्बत कैंपेन अपना शुरू किया, या कोई और टैक्टिक यूज़ करी उन्होंने तिब्बत? नहीं, देखो, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ही वॉज ए स्मार्ट किंग। इन्होंने लोकल रिसोर्सेज यूज़ किए, इन्होंने लोकल आर्मी यूज़ की, लोकल राजा यूज़ किए। ही वॉज अ वेरी डिसिप्लिन सोल्जर। ही नेवर प्लंडर्ड एनीथिंग। कोई प्लंडर नहीं किया, औरतों बच्चों पे ज़्यादती नहीं की। उनकी कोई मोनेस्ट्री, अभी भी आप जाओगे आपको लद्दाख में मोनेस्ट्रीज मिलेंगी, अच्छी चल रही हैं। थिक से है, 400 साल 500 साल पुरानी मोनेस्ट्री है। थिक से है, स्तकना है, हेमिस गोम्पा है। आगे अगर आप चले जाओ टूवर्ड्स डिस्किट, कहीं कोई डिस्ट्रॉय नहीं किया इन्होंने उनको अपने साथ रखा, इन्होंने उनकी लीडरशिप को इज्जत दी, राजाओं को मिलाया। सिमिलरली इन्होंने बल्तिस्तान के साथ भी यही किया, किला फोर्टिफाइड कराया, उनको अपने साथ मिला के इन्होंने तिब्बत का मिशन जो एकम्प्लिश करने की कोशिश की। बीच बीच में बहुत नुकसान भी हुआ इनको, जैसे मैंने बताया पहले कि इनकी पिकेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। बल्तिस्तान में इनके जो पीछे टुकड़ी छोड़ी थी उनको सारे के सारे सैनिक खत्म कर दिए थे, डोगरा के जो डोगरा सैनिक थे। सिमिलरली लद्दाख में भी किया, बट देन ही केम बैक विद वेंजेंस। फिर उन्होंने उनको अच्छी तरह से सबक सिखाया। फिर उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। देन ही प्लान्ड दिस कैंपेन इन तिब्बत। सो तिब्बत कैंपेन वाज गुड, एंड जैसा कि इनका सक्सेस महाराजा रंजीत सिंह तक पहुंच चुका था। महाराजा गुलाब सिंह, तब तक महाराजा गुलाब सिंह बच चुके थे, जम्मू उनके अंडर आ चुका था, डोगरा किंगडम एक्सपैंड हो रही थी। सो देखो, लोगों में जलन तो होती है कि ब्रिटिशर्स को डर लग गया कि कहीं ये नेपाल के राजा के साथ ना मिल जाएं, डोगरा किंगडम एक्सपैंड ना हो जाए। हिमाचल इनका हो गया, पूरा J&K इनके पास आ गया, इन्होंने लद्दाख ले लिया, बल्तिस्तान ले लिया। सो सम मैसेज वॉज कन्वेड टू चाइना। उस टाइम चाइना बिजी था अपना ओपियम वॉर लड़ने के लिए, बट दे वर प्रिपेयर्ड। उन्होंने भी अपने बंदे यहाँ इस तरफ रखे हुए थे, अपने कुछ लीडर्स रखे हुए थे टू अपडेट देते रहो। हर वॉर में आपको एक दुश्मन से एक स्टेप आगे रहना पड़ता है इफ़ यू हैव टू विन। सो कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन उनको भी पास हो रहा था। दे वर नॉट हैप्पी विद द सक्सेस ऑफ जोरावर सिंह। सो व्हाट आई फील व्हाट हैड हैपेंड, जब ये इनकी जो बैटल हुई, जो विंटर्स, एक इन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे, या इनको मिसगाइड कर दिया गया था, या इनको ल्यूड किया गया था एक ट्रैप में कि इन्होंने एक कैंपिंग विंटर्स में लड़ी। जनरल विंटर्स में लड़ाई करना बहुत मुश्किल काम है, जहाँ टेम्परेचर गोज टू -30 -40, योर हैंड फ्रीजेज, योर बॉडी फ्रीजेज। एंड उस जमाने में तो हमारे पास इतना इक्विपमेंट भी नहीं था। वी वर वेयरिंग लोकल रिसोर्सेज। आप पश्मीना गोट की स्किन पहन के, जूते पहन के लड़ रहे हो। एंड you know what happened with German forces? They were over ambitious. What happened in Russia? They all froze to death. Similarly, ये इन्होंने रिस्क लिया। What happened? तो मैं तो बहुत बड़ा एडमायरर हूँ जनरल जोरावर सिंह का, क्योंकि मैं जैक राइफल का हूँ। हमारे तो आप किसी ऑफिसर मेस में चले जाइए, किसी रेजिमेंट में चले जाइए, इनका बस्ट लगा हुआ है, इनकी पेंटिंग लगी हुई है। इज ए ऑनरी कर्नल ऑफ द रेजिमेंट। हमारी रेजिमेंट क्या है, हमारी रेजिमेंट की ऑनरी कर्नल ऑफ द रेजिमेंट है। इनकी हिस्ट्री हमें पढ़ाई जाती है। जवानों को रिक्रूट जब ट्रेनिंग करता है 9 महीने की, वहाँ पढ़ाई जाती है। तो वो इनका चैलेंज क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, या इनके अंदर कोई तिब्बतन या चाइनीज मिल गए। जब मैं अभी उस बैटल पर आ जाता हूँ, व्हेन ही डाइड इन 12 December in Toyoyo. Toyoyo is a place which is in Tibet now. He was speared. I believe he speared to his leg when he fell down. Then इन्हीं के कुछ आपस में जो लद्दाखी थे या बल्ती थे, इनके अगेंस्ट हो गए, इनको he was killed. He died in the, unfortunately he lost his life. एंड इनकी बॉडी को तोयो में एक चोरतन है। चोरतन एक मिट्टी और पत्थर का एक मॉन्यूमेंट बनाया जाता है, काइंड ऑफ स्तूपा या स्तूपा। इट इज मेड बाय द बुद्धिस्ट, बाय द लद्दाखीज। तो अभी भी एग्जिस्ट करता है। अभी आप व्यूअर्स को फोटो दिखाइएगा, ये है वहाँ पर। एंड इनका जो सिर था वो ये लासा ले गए। एंड बोला जाता है कि तिब्बत में आने वाले 100-150 सालों में ही वॉज वर्शिप्ड। ही वॉज ए वेरी फिरोशियस वॉरियर। आई मीन, जो भी फैमिली परिवार था वो चाहते थे कि उनके जो बच्चे आए वो जोरावर सिंह की तरह एक योद्धा बने, ताकतवर बने, एक शेर पुत्र पैदा करने की क्षमता रखते थे। तिब्बत वाले लोग भी बोलते थे कि इस तरह का योद्धा बनाना है हमने,
क्योंकि दुनिया बहुत घबरा गई थी इनसे, क्योंकि इस टेरेन में लड़ना बहुत मुश्किल काम है। लोग कहते हैं कि तिब्बतियंस इसलिए भी पूजा कर रहे थे कि भाई ये दोबारा ना आ जाए, ये मर तो गया है, कहीं इसकी आत्मा दोबारा ना आ यस, जाए हमसे वो लड़ने जैसे के हमें सिखाया गया था कि खून से लिए। बंदे हाँ, पैदा उसका होते हैं, तो- ड्रॉप ऑफ अ ब्लड समबडी जी। कैन बॉर्न। जी, सो उन्होंने पूरी कोशिश की कि ये ना आ सके, प्लस उसके बाद फिर लद्दाख हमारे हाथ से चला गया था। जी। वेरी अनफॉर्चुनेट दैट जनरल जोरावर सिंह का कोई सस्टेन नहीं कर पाया इसको। सर आपने ब्रिटिशर्स की बात करी थी अभी कि ब्रिटिशर्स को ये पैनिक होने लगा कि इनफैक्ट पनिकर ने भी अपनी बुक में लिखा है कि महाराजा गुलाब सिंह वांटेड कि एक पैन डोगरा सिख एंड गोरखा अलायंस बनाया जाए नेपाल के राजा के साथ मिलके, और ब्रिटिशर्स को खदेड़ा जाए यहाँ से। तो वो हालांकि बहुत पूरा नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी एक काइंड ऑफ उन्होंने काफ़ी हद तक वहाँ पे रोका और मतलब काफ़ी उनको पीछे भी खदेड़ा। इनफैक्ट मैं इनका लद्दाख कैंप तिब्बत कैंपेन पढ़ रहा था तो मैंने पढ़ा कि 3.5 महीने में 600 किलोमीटर अंदर चले गए थे। यस, पूरा वेस्टर्न तिब्बत इन्होंने कैप्चर कर लिया। एब्सोल्युटली और करेक्ट। सर जब आप बता रहे थे तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि उस आदमी के बारे में जानते हुए, मतलब अमेजिंग सर, अमेजिंग। नहीं सी, आपको बाय रोड अगर अभी जाओगे बिना ऑब्स्ट्रक्शन के भी, जी, रेस्ट करते हुए भी 3 से 4 दिन लगते हैं आपको ले पहुंचने के लिए फ्रॉम जम्मू। राइट। सो ये 10 दिन में पैदल चले गए थे, ले पहुंच गए थे जब इनकी म्यूटनी पीली हुई थी। देन सिख अंपायर ने भी जैसे आपने वो बल्तिस्तान के राजा को इनके अगेंस्ट म्यूटनी की, जब इनका सक्सेस उनको पसंद नहीं आया, सो ब्रिटिशर्स एंड सिख्स वाज अगेंस्ट हिम। जी, ये नहीं चाहते थे कि डोगरा अंपायर अपना खड़ा हो जाए और एक्सपैंड कर जाए। एक सर मैंने इनकी लाइफ का एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट पढ़ा है, मतलब जो ये दर्शाता है कि जो क्विक थिंकिंग जिसको कहते हैं, मतलब ये कितने उस मामले में स्किल्ड थे। तो जब ये मानसरोवर के आसपास कैंपेन कर रहे थे, जब ये तिब्बतन्स के साथ में इनकी लड़ाई चल रही थी, तो क्या हुआ कि रात को तिब्बतन्स ने चारों तरफ इन्हें घेर के एम्बुश कर दिया। बेसिकली एकदम पिच डार्क था, किसी को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और चूंकि डोगरा फोर्सेस अकेले डोगरा ही नहीं थे, साथ में उनके लद्दाखी भी थे, बल्टी भी थे, तो दे स्टार्टेड स्लॉटरिंग ईच अदर। कुछ दिख नहीं रहा अंधेरे के अंदर, ठीक है। तो जोरावर सिंह ने कहा यार ऐसा कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, चिल्ला के बोला जम्मू राज की जय बोलेगा एक ग्रुप, और जो दूसरा ग्रुप है वो रिप्लाई करेगा शीतला माता की जय, ठीक है। और अगर कोई नहीं बोल रहा है, खच कर दो तो काम तमाम उसका। ये टैक्टिक काम आई एंड तिब्बतन्स वर स्कैटर्ड एंड दे वर डिफीटेड। नहीं, ये बहुत सही बोला आपने। क्या होता है कि उस जमाने के नाइट विजन डिवाइस नहीं थी, पीएनवीडी नहीं थी, यूनिफॉर्म कुछ होती नहीं थी, आप जो भी आपको मिल गया। जैसे जनरल जोरावर सिंह कुछ तो अपने पे कुछ भी नहीं खरीदते थे अपना पे, ही वॉज वेरी फ्रूगल। जो भी महाराजा गुलाब सिंह ने दे दिया वो पहन लेते थे। ही वॉज अनलाइक ए जनरल कि आप स्मार्ट बने हुए हो, आपने हीरे जवाहरात पहने हुए हैं, लड़ रहे हो। सो वो रीज़न, वो टैक्टिक्स इतनी काम आई कि दे वर एबल टू बीट द तिब्बतन्स। उसी समय शायद मानतलाई Yes. फ्लैग उन्होंने कैप्चर किया। फिर जो आपने मानतलाई का बताया, ये तिब्बतन फ्लैग था। हर बैटल में अपनी फोर्सेस अपना झंडा लेके चलती हैं। सो ये डोगरा फोर्सेस ने कैप्चर किया था मानतलाई फ्लैग, और ये मानतलाई फ्लैग हमारे पास आज भी है। और ये मानतलाई फ्लैग हमारा जो म्यूजियम है जबलपुर, हमारा सेंटर है, हर रेजिमेंट का एक सेंटर होता है, तो जम्मू कश्मीर राइफल का रेजिमेंट सेंटर जबलपुर में है। ये वहाँ पर इसको फ्रेम करके उल्टा लटकाया हुआ है। और अगर आप जो जोरावर फोर्ट में जाओगे लद्दाख में, वहाँ पर भी लगा रखा है, उस म्यूजियम में भी है, बट वो इसका डुप्लीकेट लगा रखा है। सो जनरली बहुत रेजिमेंट के क्वार्टर गार्ड में भी आपको ये मानतलाई फ्लैग मिलेगा। ये काफ़ी चीज़ है, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द किंग्स जो हु वेंट अक्रॉस इंडिया टू लिबरेट तिब्बत एंड बल्तिस्तान। सो ये मानतलाई फ्लैग इज़ काइंड ऑफ वॉर ट्रॉफी फॉर अस, और यही हमारे पास अभी बची है। बाकी चीज़ें तो हिस्ट्री बची है। एंड आपको मैंने ये भी बताना चाहता हूँ कि हमको, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया, हम जे.एंड.के स्टेट फोर्सेस थे। हम इंडियन आर्मी में 1954 में आए हैं। उससे पहले हम जे.एंड.के स्टेट फोर्सेस थे। हमारी फौज काफ़ी पुरानी है, 1803 1820 के करीब हमारी रेजिमेंट्स बनी थी। तब रेजिमेंट्स के नाम नहीं थे, नाम होते थे। जैसे मैंने बताया, सूरज गोरखा एंड फतेह शिव जी, इस तरह के नाम थे। तो हमारे बैटल ऑनर्स हैं। तो लद्दाख हमारे पास बैटल ऑनर है, स्कार्दू है, गिलगिट है, चित्रल है, इस तरह काफ़ी बैटल ऑनर्स है जो कि आज वो हमारी रेजिमेंट के साथ अभी भी जुड़े हैं। जनरल जोरावर सिंह के। यस, जनरल जोरावर सिंह के टाइम के। और जो मैंने बताया कि बैटल ऑनर्स क्या होता है कि ये उस लड़ाई के दौरान मिलता है। जैसे हमारे पास मशको है, द्रास है, कैप्टन विक्रम बत्रा पे विल डिस्कस, जो हमारी 13 जैकरेव 14 जैकरेव हमारी राष्ट्रीय राइफल्स लड़ी थी इन कारगिल वॉर। तो हमारे पास द्रास है, मशको है, ये हमारे पास बैटल ऑनर्स हैं एंड थिएटर ऑनर्स हैं वहाँ के।
सर आपने सर इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि आपने शेरशाह मूवी में भी काम किया, उसके आप मिलिट्री एडवाइज़र थे एंड द मूवी केम आउट वेरी टेरिफिक, मतलब वेरी आप उसको सक्सेसफुल। वेरी सक्सेसफुल एंड वेरी इमोशनली अटैचिंग। आप देखेंगे उसको, आपको कई ऐसे इंस्टेंसेस जहाँ पे रोना आएगा। तो सर what was the experience working on the sets of Shershah? And you have a very special relationship with Captain Batra as well, यस, विद द होल फैमिली इन with the फैक्ट। whole family. एंड सर मैं भी उनके जो होम टाउन है वो काफ़ी बार विजिट किया, उनके घर देख के आया, मतलब आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाय हिम। एंड सर was there any connection between Captain Batra and Zorawar Singh as well? सी एक्चुअली यस, कैप्टन विक्रम बत्रा को मैं 14-15 दिन उसके साथ मेरे साथ था। जब एक ऑफिसर कमीशनड होता है तो रेजिमेंट सेंटर जाता है, जब IMA से पास आउट होता है। सो एवरी इन्फेंट्री ऑफिसर विजिट्स रेजिमेंट सेंटर। सो मैं वहाँ पर कंपनी कमांडर था, तो 14 दिन ये 6 लड़के आए थे, 6 यंगस्टर जो मेरे नीचे रखे थे। सो उसी टाइम आई कुड जज दैट दिस मैन इज समथिंग डिफरेंट। आप जैसे आप अपने स्कूलों कॉलेज में पढ़ते हो, आप किसी ऑफिस में काम करते हो, आपको एक पता लग जाता है कि यार ये बंदे में कुछ तो है, कुछ जज्बा है, कुछ जुनून है। तो उस लड़के में था। सो वो हम लंच में इकट्ठे हम लंच किया करते थे एंड आई लाइक्ड हिम वेरी इंप्रेसिव। दैट्स व्हाई आई कुड कोरिलेट माई सेल्फ व्हाट जोरावर सिंह वुड हैव बीन। क्योंकि इस तरह के ही लड़के बनते हैं फौज में, अपना नाम छोड़ जाते हैं, जिसमें जज्बात होता है। दे हैव फायर इन देयर बेली, दे हैव सो मच टू अचीव इन देयर लाइफ, बट दे गो वेरी अर्ली इन लाइफ। लाइक ये 24 साल के थे एंड मैं लास्ट कैप्टन विक्रम बत्रा को कारगिल की लड़ाई में गुमरी में मिला था। गुमरी है जोजिला पार क्रॉस करके। ये अपनी पलटन के साथ थे, मैं लद्दाख स्काउट के साथ। मेरे को लद्दाख में जबलपुर में था, मुझे लद्दाख स्काउट में पोस्ट कर दिया गया था। तो इसको मैंने इतना बोला था, ध्यान रखना। तो श्योर इनफ द होल वर्ल्ड नोज अबाउट कैप्टन विक्रम बत्रा, ये दिल मांगे मोर। एंड ही ऑल्सो गेव हिज लाइफ इन सच ए टेरेन जहाँ जनरल जोरावर सिंह हमारे गए। लद्दाख की मतलब लद्दाख इज डिवाइडेड टू लद्दाख रेंजेस, जंस्कार रेंजेस, पीर पंजाल रेंजेस, इस तरह के रेंजेस में थे। तो उसी इलाके पे ये भी शहीद हुए और From the same regiment. सेम रेजिमेंट, जम्मू एंड कश्मीर राइफल 13 जैकरिफ। सो यस, कुछ तो फायर होगा इस लड़के। Enterprising in nature. वेरी एंटरप्राइजिंग, वेरी फ्लैम्बॉयंट एंड निडर, जो पाकिस्तानियों को चैलेंज करते थे और चुन के मारते थे। और आप कहते हैं उनको चुप कराना पड़ता था। ही वॉज जोशीला, बहुत जोशीला लड़का था। उनका भाई है विशाल, ही इज अनदर स्वीट हार्ट। आई हैव नोन हिम फॉर द लास्ट 25 ईयर्स नाउ। ट्विन ब्रदर हैं। अभी बल्कि कारगिल दिवस जो मनाया गया वहाँ पर ये गए थे। एंड सिमिलरली जैसे आपने बताया शेरशाह के लिए मेरा इट हैपेंड इन एक्सीडेंट। जब इस फिल्म का इनको प्रोजेक्ट मिला, कॉपीराइट्स मिले, तो द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर केम टू लद्दाख। उस टाइम द लेजेंड जनरल YK जोशी, जिन्होंने 13 जैक को जो सर, सो जो सर वॉज GOC 3, जो हमारे जनरल ऑफिसर कमांडिंग 3 डिवीजन थे। सो उन्होंने मुझे बोला कि जस्ट हेल्प देम, व्हाट बेस्ट यू कैन डू, यू हैव अ नैक। सो मैं इनके साथ जुड़ गया एंड उसी दौरान मैंने फौज छोड़ दी। सो इन्होंने बोला सर हमें कंसल्ट करो। सो आई हेल्प द स्क्रिप्ट राइटर, इनकी स्टोरी किस तरह लिखनी है, डायलॉग्स क्या है, मैंने उस पर काम किया। देन विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्टर वी वेंट टू शूट इन कारगिल। इट वॉज ए चैलेंज कि उस टाइम ऐसी फिल्में नहीं बनती थी, कारगिल में किसने शूट नहीं किया था। वी वर द फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म अंडर धर्मा प्रोडक्शन टू शूट इन कारगिल। सो उनके साथ मैं गया, उनको रेकी कराई, जगह दिखाई, एंड ऐसे करके द मूवी केम इन टू वन ऑफ द सक्सेस। मेरा तो सिर्फ वॉर सीन का काम था। आई गिव क्रेडिट टू द डायरेक्टर, जिसने ये इस तरह दिखाया, इसको दर्शाया और एक डिफ़िकल्ट लाइफ ऑफ ए सोल्जर दिखाई। जो हमारी रेजिमेंट है, जो जनरल जोरावर सिंह की रेजिमेंट है, हम उसी से अब आए हुए हैं। JNK राइफल्स, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स बोलते हैं। अब हमारी काफ़ी बटालियंस हो गई हैं। एंड द रिटर्न ऑफ जोरावर, जैसे मैंने पहले भी बोला था, जो हमारे प्रेजेंट आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वो जैक राइफल्स के हैं। सो हमारी रेजिमेंट को और क्या चाहिए। जनरल जोरावर सिंह भी आज जहाँ भी होंगे, विक्रम बत्रा हो गए, कितने खुश होंगे कि आज जो आर्मी चीफ है इंडियन आर्मी का, जो 3rd लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड है, वो जैक राइफल्स है। एंड ही इज़ अ ग्रेट मैन, अ वेरी हम्बल सोल्जर, वेरी इंटेलिजेंट शार्प जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी। एंड आने वाले समय में, आने वाला जो समय है फौज के लिए बहुत ही अच्छा आने वाला है। एंड एज वी ऑल नो, BJP लीडरशिप के अंडर जिस तरह हमारी कंट्री ग्रो कर रही है, बहुत अच्छा टाइम आने वाला है इस देश के लिए, स्पेशली यूथ के लिए। मैं यही यूथ को एडवाइस देना चाहता हूँ कि अपने हिस्ट्री को पक्का बरकरार रखें। अपने जो किंग्स हैं जिनको हमें पढ़ाया नहीं गया, उनको पढ़ें। जैसे मैंने आज जोरावर सिंह के बारे में जिक्र किया है कि वो एक लड़का एक छोटी सी जगह से निकला,
कहाँ से कहाँ पहुँच गया और उसने हमें आज तिब्बत, बल्तिस्तान और लद्दाख दे दिया। सर एंड में एक छोटी सी कविता है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। इट्स अ फोक सॉन्ग, फोक सॉन्ग, बेसिकली फोक सॉन्ग है, गाया जाता है। लद्दाखीज ने लिखा ये और आज भी मतलब गाया जाता है। ये बेसिकली उनकी वाइफ के लिए है, जो मैं पढ़ना चाहूँगा, जनरल जोरावर सिंह की वाइफ के लिए। हाँ जी, हाँ जी। आशा देवी जी, राइट, जिनका जिक्र नहीं हुआ इस पॉडकास्ट में, लेकिन मुझे लगता है कि एंड उनसे करना चाहिए। सर इट्स वेरी वेरी हम्बलिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज डू। सर ये आशा देवी जी के नज़रिए से लिखा गया है एंड इट साउंड्स लाइक, I do not wish to eat bread received from the sinful northerners. Northerners यहाँ पे जो वो तिब्बतियंस की बात हो रही है, कि जहाँ पे जब ये तब की बात है जब जनरल जोरावर आशा देवी को वापस भेजते, अब बहुत मुश्किल होने वाली है, मैं रहूँ ना रहूँ मुझे नहीं पता, अब आप वापस जाइए और अपनी देखभाल करिए। तो आशा देवी अपनी तरफ से गा रही हैं, वो कह रही हैं, I do not wish to drink water received from the sinful northerners. Amidst the inhabitants of this land, I have no friends and relations. In the northern plains, I have no brothers and friends. In the place of friends and relations, I had only Zorawar. In the place of brothers and friends, I had only Zorawar. It was only Zorawar who made me his queen, a despised widow. When arriving at Jozi Pass, my fatherland can be seen. When arriving at the Jozi Pass, Lahore and Punjab can be seen. She's referring about Zozila. जब ग्रीनरी आ जाती है वहाँ से, आपको ग्रीनरी, क्योंकि जोजिला के बाद बैरन लैंड शुरू हो जाता। Right. Although I can see my fatherland, I shall not arrive there. Although I can see my fatherland, a Zorawar's queen will not arrive there. So I guess on that note, we should end this podcast. It is our first podcast. You came here all from Punjab to talk about such a great figure. You have given us great insights. और मुझे लगता है सर, I and Lokeshwar are very, very honored actually to have you here. No, I am blessed to have youngsters like you in India. The future of India is safe. आप जैसे यंग लड़के इन चीज़ों में, हिस्ट्री में आ रहे हैं और पास्ट हिस्ट्री को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। देखो हमारी सेनाएं बहुत तगड़ी हैं। इंडियन आर्मी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, वेरी डिसिप्लिन्ड। आई मीन देयर सो मच टू टॉक अबाउट इंडियन आर्मी, मतलब बहुत टाइम नहीं है हमारे पास इस पे बात करने का। सो जनरल जोरावर तो बहुत लेजेंड है, जिन्होंने हमें सब कुछ हमारी रेजिमेंट तो बहुत मानती है उनको, एंड आने वाले यूथ को इसके बारे में जानना चाहिए। एंड फ्यूचर इज़ इंडिया, फ्यूचर इज़ भारत। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।